Assalamu alaikum. We studied in the last topic about the हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या होते हैं, रिस्क्स क्या हो सकते हैं उनकी वजह से, वेस्ट मैनेजमेंट टीम क्या होती है, वो प्लान कैसे बनाती है, और स्टेप्स इन द वेस्ट मैनेजमेंट के हमने स्टेप्स देखे थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. अभी हमने देखा था कि जो वेस्ट सेग्रीगेशन होती है उसमें हम रेड जो होती है, रेड जो कंटेनर होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं. शार्प्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, उनको भी लेबल करते हैं. दीज आर डेंजरस कंटामिनेटेड शार्प्स फॉर इंसिनरेशन, और पेंट्रेशन और लीक रेजिस्टेंट होना चाहिए इसको. और 3/4 जब फुल हो जाए तो इसको डिस्कार्ड ऑफ करना होता है. नेक्स्ट इज़ द रिस्क वेस्ट. जो येलो कलर की जो बास्केट है, इसमें हमने सारा वो जो इसके अलावा रिस्क वेस्ट है ना, रिस्क वेस्ट में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी. हमने देखी थी कि इसमें जो पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है वो भी होता है, इसमें एक जीनोटॉक्सिक वेस्ट भी होता है, ठीक है. और इसमें जो है क्या होगा, जो रह गया इन्फेक्शियस वेस्ट है. ये तीनों जो है ना अभी हमने किसी में नहीं डाले, और हैवी मेटल्स भी किसी में भी मतलब रेड में नहीं डाले थे. तो ये जो बाकी के रिमेनिंग रिस्क वेस्ट होते हैं ना, शॉप्स, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, रेडियो एक्टिव के अलावा जो हैं 2-3, इनको हमने क्या करना होता है, इनको हमने येलो बास्केट में रखना होता है, ठीक है. तो येलो बास्केट के अंदर हमने रिस्क वेस्ट रखा, और रिस्क वेस्ट जो होता है ये जब ये भी लीक प्रूफ होता है, ठीक है. इसमें भी लीक नहीं होना चाहिए इसको. तो थे दोनों ही रिस्क वेस्ट की बास्केट्स, येलो भी रिस्क वेस्ट के लिए, ये रेड भी रिस्क वेस्ट के लिए. लेकिन ये जो रेड वाली है ना, ये ज़्यादा रिस्की होती हैं, ठीक है, ज़्यादा रिस्की होती हैं. तो इस वजह से इनको अलग कर देते हैं थोड़ा सा. और रिस्क वेस्ट में भी रिस्क वेस्ट ही बाकी का जो रह गया है वो आ जाता है, और लीक प्रूफ होना चाहिए. और जैसे ये 3/4 फुल होता है, इसको हमें जो है डिस्कार्ड ऑफ करना चाहिए. और ये है कि इसको भी हम इंसिनरेशन करते हैं, मतलब जलाते हैं. मैं बाद में इसकी जो प्रोसीजर बताऊँगी उसमें बताऊँगी कि किस तरह से जलाना होता है, ठीक है. उसके बाद ये ब्लू बास्केट होती है. ब्लू बास्क बिल्कुल जो नॉन रिस्क वेस्ट होते हैं, जैसे हमने देखे थे पेपर एंड कार्डबोर्ड्स थे, एरोसोल्स थे, पैकेजिंग एंड फूड वेस्ट था, वो सारा इसमें आ जाएगा. और ये टीयर रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब इसको जो है ना वो नहीं होना चाहिए, मतलब फट ना जाए ना कहीं से. तो इस तरह से होना चाहिए ये, मतलब सिंपल सी बात है. तो ये सारा ये क्या हम कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, हम वेस्ट की सेग्रीगेशन कर रहे हैं कि हमने ये नहीं है कि एक ही बास्केट में सारा वेस्ट डाल देना है. हमने याद रखना है कि रेड में हमने कौन सा वेस्ट डालना है, येलो में हमने कौन सा वेस्ट डालना है, और जो ब्लू कलर की कंटेनर है उसमें हमने कौन सा वेस्ट डालना है. और इसमें जो आपने बात याद रखनी है वो ये कि जब ये 3/4 फुल हो जाते हैं ना रिस्क की वेस्ट, इनको हमने डिस्कार्ड ऑफ करना शुरू कर देना होता है, ठीक है. उसके बाद हमने क्या करना होता है, सेग्रीगेशन के बाद कलेक्शन करनी होती है. कलेक्शन में क्या होता है कि अब जो वेस्ट वहाँ पे जमा हो गया है, इसको कलेक्ट करके लेके जाना है ना हमने. अब जो कलेक्ट करके लेके जाना है वो ऑन साइट होता है और ऑफ साइट होता है. मतलब हॉस्पिटल के अंदर कैसे कलेक्ट करना है, हॉस्पिटल से बाहर जो ट्रॉली है, जो एक्चुअली पूरी वो गाड़ी है, उसमें कैसे कहीं दूर लेके जाना है हॉस्पिटल से, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली इसको हमने ट्रीट करना है वेस्ट को, ठीक है. तो ऑन साइट जो लोग लेके जाते हैं उनको कैसे रिस्क वेस्ट लेके जाना चाहिए. देखें इसके अंदर आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है शॉपर, और ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. तो एक्चुअली येलो किसके लिए होगा, जो रिस्क वेस्ट होगा, और रेड भी रिस्क वेस्ट के लिए. लेकिन रेड वाला जो वेस्ट है वो ज़्यादा रिस्की है, मतलब जिसमें शार्प्स वगैरह होते हैं. और इन्होंने ब्लू कलर का भी शॉपर पकड़ा हुआ है, जिसमें एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली वी हैव द नॉन रिस्क वेस्ट, ठीक है. मतलब इस तरह से ये लेके जा रहे हैं, ऑन साइट लेके जा रहे हैं. अब इनको प्रॉपरली जो है अगर लेके जाना है तो बिल्कुल इनको प्रॉपरली इम्यूनाइज होना चाहिए. हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एटसेट्रा से प्रॉपरली इम्यूनाइज होना चाहिए. इनके पास प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होनी चाहिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इन्होंने कैसे अपने आप को फुली कवर किया हुआ है ना. मास्क इन्होंने पहने हुए हैं, आई प्रोटेक्टर्स इन्होंने लगाए होंगे, ओवरऑल इन्होंने लेग प्रोटेक्टर्स भी लगाए होंगे, पहने होंगे. इंडस्ट्रियल बूट्स इन्होंने पहने होते हैं, ठीक है. मतलब बूट्स के अंदर लेग प्रोटेक्टर्स होते हैं. फिर इनकी जो है ग्लव्स देखें, हैवी ड्यूटी ग्लव्स इन्होंने पहने होते हैं, जो डिस्पोजेबल होते हैं. इसके अलावा जो है इनके ओवरऑल इन्होंने एप्रन्स पहने हुए हैं सारे, मतलब अपने अपने आप को फुली कवर किया हुआ है, कवर्ड होने चाहिए, ठीक है. तो ये इस तरह से वेस्ट कलेक्शन होती है. फिर आती है वेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है. ये वेस्ट कलेक्शन उन्होंने कर ली, उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट किया. ये एक ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने दिखाई हुई है कि ये व्हील ट्रॉली होनी चाहिए. ये ट्रॉली ऐसी होनी चाहिए कि जिनके नीचे व्हील्स लगे होने चाहिए. व्हील्स जैसे आपको ये 2 व्हील्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आइडियली जो ट्रॉली होती है उसके 3 या 4 पहिए होने चाहिए. दिस इज़ इंपॉर्टेंट MCQ कि जो ट्रॉली है हम लेके जा रहे हैं वेस्ट कलेक्शन के लिए, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो क्या होनी चाहिए कि उसके नीचे 3 या 4 पहिए होने चाहिए. दिस इज़ योर MCQ, ठीक है.
तो ये है कि बैग्स को आहिस्ता से पकड़ के अंदर डालना है ताकि वो फटे ना, ठीक है। येलो बैग जो होंगे वो रिस्क बेस्ड होंगे, जो जो ब्लैक बैग या ब्लू बैग होंगे वो नॉन रिस्क बेस्ड होंगे, ठीक है। उनके लिए सेपरेट जो है बैग्स होने चाहिए। उसके बाद ये है कि ट्रॉली ऐसी होनी चाहिए कि इजीली हम उसके अंदर लोड एंड अनलोड कर सकें अपने जो भी शॉपर्स हैं उसके। उसके बाद ये है कि उसकी ईज़ी टू क्लीन होनी चाहिए ट्रॉली जो हम लेके जा रहे हैं, और 3 या 4 पहियों वाली होनी चाहिए। इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन हो गई ऑन साइट। उसके बाद ऑफ साइट। ऑफ साइट ये होती है जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है ना, वो ऑफ साइट ट्रांसपोर्टेशन करती है ये सारी जो जिन्होंने गाड़ी से लेके जाना होता है इसको। तो ये है कि इसमें येलो और जो येलो बैग्ड वेस्ट होता है ना, येलो कलर के बैग वाला, उसको तो रोज़ाना लेके जाना होता है। मतलब रोज़ाना उस वेस्ट को जो है ना हॉस्पिटल से लेके जाना होता है। उसके लिए टाइम जो मैंने आपको बताया वो सेट होता है। और जो रिस्क वेस्ट है उसको हमें ट्रांसपोर्ट अलहदा से करना चाहिए, ठीक है, फुली इंक्लोज व्हीकल में। और यही बेहतर चीज़ है, ठीक हो गया। तो अभी तक हमने सेग्रीगेशन की, हमने कलेक्शन कर ली वेस्ट की, और अब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने इसको ट्रांसपोर्ट तो कर लिया, अब क्या होगा? अब जब तक इसको हमने जलाना वगैरह नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं करना, तब तक हमें इसे स्टोर करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो ये होता है कि जहाँ पे इंसिनरेशन होती है, ठीक है, इंसिनरेशन जहाँ पे इसको हमने जलाना है उसके बिल्कुल करीब इसको जो है स्टोरेज साइट इसकी होनी चाहिए। इस तरह की होनी चाहिए कि जिसकी बेस जो है वो इम्परमिएबल हो, ये नहीं है लीकी होना शुरू हो जाए, ठीक है। और ऐसी होनी चाहिए जगह कि जो एक्सेसिबल हो ऑथोराइज स्टाफ से, और अनऑथोराइज स्टाफ जो है वो उससे दूर रहे, एनिमल्स उस जगह से दूर रहें जहाँ पे वो स्टोर है हुआ है, ठीक है। और ये होना चाहिए कि इसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए हमें, वहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई होना चाहिए स्टोरेज साइट पे। और स्टोरेज जो साइट है वो उस जहाँ पे खाना वगैरह पकता है, फूड स्टोरेज होती है, फूड प्रिपरेशन एरिया होता है, वहाँ से दूर होना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के वो पूछ सकते हैं कि कितनी देर तक जो है हम वेस्ट को स्टोर रख सकते हैं ना, जब तक उसको हम ट्रीट नहीं करते, क्योंकि कभी कभार इतना ज़्यादा वेस्ट होता है कि वो हम इंसिनरेटर में जो वेस्ट डाला होता है, ठीक है, उसके लिए दूसरे वाला वेस्ट जो उसको वेट करना पड़ता है थोड़ा, तो तब तक हमें स्टोर करना पड़ता है ना। तो स्टोरेज जो आप कर सकते हैं वो 24 आवर्स से कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं रखना चाहिए। दिस इज़ योर इंपॉर्टेंट MCQ अगेन। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट करना होता है। ट्रीटमेंट के लिए ये हमने सारे स्टेप्स इसके देख लिए हैं, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट के लिए ना हम इंसिनरेशन सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल डिसइंफेक्शन के केमिकल्स के थ्रू कैसे करेंगे, और थर्ड पे हम देखेंगे कि वेट थर्मल ट्रीटमेंट और ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि माइक्रोवेव के अंदर हम कैसे जला सकते हैं। फिर लैंड डिस्पोजल देखेंगे, फिर इनर्टाइजेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इंसिनरेशन होती है। इंसिनरेशन 3 तरह की हो सकती है। अगर तो सिर्फ एक चैम्बर वाला इंसिनरेटर है तो उसको हम कहते हैं सिंगल चैम्बर इंसिनरेटर। अगर डबल चैम्बर वाला होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 चैम्बर, दिस इज़ 2 चैम्बर, तो इसको हम कहते हैं द डबल चैम्बर पायरोलाइटिक इंसिनरेटर। पायरोलाइटिक क्या होता है कि जिसमें हम आग के थ्रू जलाते हैं। पायरो मीन्स फायर एंड लाइटिक मीन्स ब्रेक करना। तो फायर के थ्रू हमने क्या करना होता है कि ब्रेक डाउन करना होता है जो हमारा कंबस्टिबल मैटर होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो कंबस्टिबल मैटर होता है, इंसिनरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक और कंबस्टिबल मैटर को इनऑर्गेनिक और नॉन कंबस्टिबल मैटर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको पायरोलाइटिक डबल चैम्बर पायरोलाइटिक इंसिनरेटर कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो रोटेटरी किल्न्स होती हैं, जो ऐसे रोटेशन की फॉर्म में, मतलब ऐसे ऐसे होती हैं, और इसके अंदर रोटेट होके जो है ना जलाते हैं सारे कूड़े को, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द इंसिनरेटर बर्न, जिसमें हम जलाएंगे कूड़े को सारे को, मेडिकल और बायोकेमिकल वेस्ट को। और इस तरह से जो उसका सारा धुआं वगैरह होगा इस तरह से होगा, और इसमें से ऐश प्रोड्यूस होगी। देखिए इस तरह से पहले पहले कूड़ा ऐसे था, फिर हमने उसको जब जला दिया तो इस तरह से 20 मिनट्स लेटर जो है इस तरह से बिल्कुल वो ऐश की फॉर्म में हो गया। मतलब ये अब क्या हुआ है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, या हम कह सकते हैं कि कंबस्टिबल से इनकम्बस्टिबल मैटर में जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है। और इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वेट है वो कम हो गया, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है, वेट है, वो सारा वेस्ट का कम हो चुका है, ठीक है। तो ये इंसिनरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम हाई टेम्परेचर पे जो वेस्ट होता है उसको बर्न करते हैं। तो हमने डिस्टिंग्विश करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द दीज इंसिनरेटर्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला आपको दिखाया हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली द सिंगल चैम्बर वाला जो होता है। इसमें जो टेम्परेचर यूज़ होता है वो आपने याद रखना है MCQs के लिए कि 2000 किलो कैलोरीज पर kg, ठीक है।
इतना जो है लो हीटिंग वॉल्यूम पे हम इसको कहते करते हैं, इतनी एनर्जी के ऊपर, इतनी हीट के ऊपर 2000 किलो कैलोरीज पर केजी, हर केजी जो वेस्ट होगा उसके लिए हम 2000 किलो कैलोरीज हीट अप्लाई करेंगे। और जो होगा इसमें अगर हम देखें डबल चैम्बर्स पायरोलाइटिक में, तो इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, देखें 3500 किलो कैलोरीज पर केजी। तो आपने ये याद रखना है कि व्हाट्स द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू, कि ऊपर वाला सिंगल चैम्बर है, नीचे वाला डबल चैम्बर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से हम कहते हैं और हीट का क्या डिफरेंस है। फिर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जो सिंगल चैम्बर होता है ना, उसमें क्या होता है कि वेट और वॉल्यूम जो वेस्ट का होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और ये होता है कि क्योंकि एक सिंगल चैम्बर है ना, तो इसके लिए जो ट्रेंड ऑपरेशन, मतलब ट्रेंड ऑपरेटर भी नहीं ज़रूरी होता, ठीक है। तो ये होता है इसका कि इसको इतना ऑपरेट करने के लिए कोई हाईली ट्रेंड पर्सन ही चाहिए होता। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। और दूसरा ये कि इसके जो स्लैग और सूट होता है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा रेमिनेंट्स होते हैं, वो जो मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। तो ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इतना नहीं होता, हम ये कह सकते हैं। अब दूसरा जो होता है डबल चैम्बर पायरोलाइटिक वाला, उसमें देखें कि वो डिसइंफेक्शन ज़्यादा करता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि इससे डिसइंफेक्शन ज़्यादा होती है। सिंगल चैम्बर से भी डिसइंफेक्शन होती है, लेकिन इससे ज़्यादा होती है डबल चैम्बर वाले से, ठीक है। और ये होता है कि और इसके नुकसान क्या होते हैं डबल चैम्बर वाले के, कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और इसके लिए ट्रेंड ऑपरेटर ऑब्वियसली चाहिए होगा। और ये होता है कि जो साइटोटॉक्सिन्स होते हैं ना, मतलब जो हमने देखे थे जीनोटॉक्सिक वेस्ट, वो अगर हम इसमें डालते हैं ना, तो वो इतना हम कह सकते हैं कि इतना अच्छे, मतलब इनकम्प्लीट उसकी जो है ना कंबशन होती है, ठीक है। जीनोटॉक्सिक वेस्ट के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं इन दोनों जो हैं। वी हैव द चैम्बर्स, देन वी हैव द रोटेटरी किल्न्स। रोटेटरी किल्न्स में देखें कि ये इन्होंने अंदर से खोल के भी बताया हुआ है कि अंदर आग होती है जिसमें कूड़े को जलाया जाता है ना सारा, तो इस वजह से ये सारा जल जाता है। तो इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो हमने यहाँ पे देखे हैं कि ये सारे इन्फेक्शियस वेस्ट को बर्न कर सकते हैं, जितने भी इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं। और मोस्ट जितने ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं ना, वो ये बर्न कर सकता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है इतना बड़ा ये रोटेटरिंग किल्न है, तो इसके लिए ये कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसकी जो है ना वो लगती है, ठीक हो गया। देन वी हैव द केमिकल डिसइंफेक्शन प्लांट, जिसमें हम केमिकल्स के थ्रू वेस्ट को जो है वो एक्चुअली इनएक्टिवेट करते हैं, अपने पैथोजेंस को किल करते हैं उनको। तो ये उन लोगों के लिए, मतलब ये केमिकल डिसइंफेक्शन जिसमें हम केमिकल्स के थ्रू वेस्ट को डिसइंफेक्ट करते हैं, ये एक्चुअली लिक्विड वेस्ट जो होते हैं ना, ब्लड यूरिन स्टूल्स, ठीक है। लाइक वी डिस्कस्ड के जीनोटॉक्सिक वेस्ट जो लोग होते हैं उनके ब्लड यूरिन स्टूल्स में जीनोटॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं जो कि एक्चुअली हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो लिक्विड वेस्ट को एक्चुअली डिसइंफेक्ट करने के लिए हम केमिकल डिसइंफेक्शन प्लांट यूज़ करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एफिशिएंट होता है और इतना महंगा नहीं होता ये वाला प्लांट। जैसे हमने इंसिनरेटर देखे थे वो कितने महंगे महंगे होते हैं, जिसमें से सबसे महंगा कौन सा था, रोटेटरी किल्न। उससे महंगा जो था वो, उससे कम महंगा जो था वो डबल चैम्बर वाला था, और उससे कम महंगा सिंगल चैम्बर वाला था, ठीक है। तो ये भी इतना महंगा नहीं होता केमिकल डिसइंफेक्शन प्लांट। और इसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये कि इसके लिए हमें हाईली ट्रेन टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये है कि ये हज़ार्डस जो एक्चुअली ये हज़ार्डस होता है कैसे, कि केमिकल है ना, तो केमिकल्स की वजह से आपको जो है वो फेस करना पड़ सकता है, कोरोजन एक्शन होते हैं केमिकल्स के। और ये होता है कि इट इज़ इनएडिक्वेट फॉर सम वेस्ट, मतलब ये केमिकल डिसइंफेक्शन मैंने आपको बताया कि जस्ट जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको एक्चुअली उसको कर सकते हैं ना। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिकल और दूसरे जो इन्फेक्शियस वेस्ट की टाइप्स हैं उनमें उसके लिए ये नहीं यूज़ हो सकता, तो इस वजह से ये इतना अच्छा नहीं है। अदरवाइज़ ये है कि ये एफिशिएंट होता है और महंगा नहीं होता इतना, इसलिए हम इसको इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि सारे किस्म के वेस्ट ये बर्न नहीं कर सकता। देन वी हैव द वेट थर्मल ट्रीटमेंट। वेट थर्मल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर स्टीम में ना हम इन्फेक्शियस वेस्ट को एक्चुअली एक्सपोज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टीम होती है इसके अंदर, ठीक है, उसमें। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि ये इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। इन्फेक्शियस वेस्ट को ये हाई प्रेशर स्टीम में बर्न करता है। और दूसरा वेट वेट इसलिए कहते हैं कि इसमें स्टीम होती है। और ये है कि इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है और इसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा ये जो है वो कॉस्टली नहीं होता। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि इसके लिए हमें हाईली ट्रेन टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, और ये जो इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए सिर्फ हेल्पफुल होता है ना, तो दूसरे जो वेस्ट होंगे लाइक केमिकल फार्मास्यूटिकल पैथोलॉजिकल वेस्ट उसके लिए इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर स्टीम नहीं घुस पाती, ठीक है। स्टीम जो होती है वो स्पेशली जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है उसके लिए एडिक्वेट होती है। तो ये इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देन वी हैव द ड्राई थर्मल इन्फेक्शियस प्रोसेस। वो वेट थर्मल था जिसमें स्टीम यूज़ हो रही थी,
ये ड्राई थर्मल है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट होता है उसको छोटे छोटे पीसीस में श्रेड करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर उसको बहुत ज़्यादा जो है हीट करके रोटेटिंग ऑगर के अंदर उसको हीट अप करते हैं। ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टीम यूज़ नहीं होती, ठीक है, वेस्ट को छोटे छोटे पीसीस में। अब ये है कि इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इसको वेस्ट को श्रेड करके करते हैं ना हीट, तो इससे वॉल्यूम रिडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, वॉल्यूम रिडक्शन होती है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिसके लिए ये इनएडिक्वेट होता है, मतलब कि सबको नहीं कर सकता, ये पैथोलॉजिकल साइटोटॉक्सिक और रेडियो एक्टिव वेस्ट को नहीं कर सकता बर्न, ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव द माइक्रोवेव इरिडेशन टेक्निक। माइक्रोवेव इरिडेशन टेक्निक जो होती है, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी के याद रख लेनी है एमसीक्यूज़ के लिए, 245 मेगाहर्ट्ज़ पे जो है ये होती है, फ्रीक्वेंसी वर्क करती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 12.24 होती है, 12 इंटू 2 तो इससे याद कर लें, ठीक है। ये वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इस पर ये वर्क करती है, ठीक है। वेस्ट जो होता है उसको हम रैपिडली हीट करते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोवेव्स में रेडिएशंस दे के। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये माइक्रोवेव अवन की तरह होता है, इसमें माइक्रोवेव इरेडिएशंस होती हैं और जो वेस्ट होता है वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये कि ये डिसइंफेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी करता है, ठीक है। जैसे कि डिसइंफेक्शन कौन अच्छी कर रहा था, हमने पीछे डिसइंफेक्शन देखी थी कि जो डबल चैनल पायरोलाइटिक होता है वो बहुत अच्छी डिसइंफेक्शन करता है, तो ये भी बहुत अच्छी करता है। केमिकल भी अच्छा कर रहा था, वॉल्यूम रिडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है। माइक्रोवेव है ना, इसने क्या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ज़्यादा लगती है। माइक्रोवेव ओवन कोई महंगे मतलब सस्ते तो नहीं होते, और इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस इसकी जो है वो करनी पड़ती है। देन वी हैव दिस के जो लैंड डिस्पोजल टेक्निक्स होती है, लास्ट हमारे पास रह गई हैं। तो इसमें दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक ओपन डंप्स होते हैं, जैसे ही आपको नज़र आ रहा है कि इसको इस तरह से फेंक दिया खुली मैदान में, ठीक है, तो दिस इज़ अ ओपन डंप्स। लेकिन ऑब्वियसली बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, हॉस्पिटल वेस्ट को तो हम इस तरह नहीं फेंक सकते ना। तो लैंडफिल्स में दूसरा जो होता है वो सैनिटरी लैंडफिल होती है, कि हम क्या करते हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब कि घर जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, उससे कोसों दूर आपने क्या करना है, एक खड्डा आप बनाते हो जिसको आप कहते हो खड्डा। आपने खड्डा बनाया, उसको खोला, ज़मीन को खोदा और उसके अंदर सारा कूड़ा डाला, ठीक है, वेस्ट डाला और उसको ऊपर से बंद कर दिया। दिस इज़ अ सैनिटरी लैंडफिल। और ये होता है कि इसकी इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बिल्कुल इसकी जो है मतलब सस्ता सा काम है, ज़मीन खोदो अंदर डाल दो, लो कॉस्ट है। लेकिन ये सेफ़ तब है जब ये रेजिडेंशियल एरिया से या लोग जहाँ पे रह रहे हैं उनकी जो एक्सेस है वो इतनी ना हो, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर लोगों की एक्सेस होती है इस जगह पे, एनिमल्स की एक्सेस होना शुरू हो जाती है, तो फिर ये कि आप बिल्कुल घर के पास ही ज़मीन खोद के अंदर डाल दोगे, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से फिर हैज़र्ड्स आएंगे जो हमने पीछे देखे थे कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस वजह से इसका नुकसान ही होता है। अदरवाइज़ इस सब गुड प्रोसीजर, मतलब इतना महंगा भी नहीं है, और सारे किस्म का वेस्ट हम एक जगह डाल के इसको बंद कर दें। देन लास्ट आपके पास रह जाता है, दैट इज़ अ इनर्टाइजेशन। इनर्टाइजेशन ये होता है कि जो वेस्ट होता है हमारा उसको हम सीमेंट के साथ और दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके साथ मिक्स करके ना, तो उसको फिर हम इसमें डालें, मतलब लैंडफिल में फिर हम डालें, मतलब कि ऐसे डाल के बंद करने से अच्छा है कि हम उसको चीज़ों के साथ जो है ना इनर्ट करके, ताकि अगर किसी का एक्सपोजर भी हो वहाँ पे कोई आए भी तो हैज़र्ड्स ना क्रिएट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ हम फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल वेस्ट है तो उसको हमने सीमेंट के साथ और लाइम के साथ और वाटर के साथ मिला के ना, ये सारी चीज़ें मिला के, तो फिर हमने उसको जो है ना लैंड डिस्पोजल करना है। तो दिस इज़ द इनर्टाइजेशन, जिसमें हम ताकि जो इर्द गिर्द का वाटर है, अगर सरफेस या ग्राउंड वाटर है, इसके साथ जो है ना वो ना हो, तो ये एक्चुअली एक मिक्सचर से बन जाता है, एक जगह रुक जाता है, मतलब फैलता नहीं है फिर। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो फॉर एग्जांपल 65% आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट आपने लिया 65%, सीमेंट और लाइम आपने एक जैसा लिया 15%, और पानी आपने थोड़ा सा डाल के 5%, तो आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया ताकि सरफेस या ग्राउंड वाटर से एक्सपोजर ना हो जाए। तो इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ऑब्वियसली ये भी इनएक्सपेंसिव है, सस्ती सी चीज़ें हैं सीमेंट, वाटर और लाइम, ठीक है। और ये है कि इन्फेक्शियस वेस्ट आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ उन वेस्ट के लिए होता है जो मतलब दूसरे होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये इन्फेक्शियस वेस्ट इसमें नहीं हो सकता। ये आपने पॉसिबल एमसीक्यूज़ इसके देख लेने हैं जो आ सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस वन।